नमस्कार। केस लॉ की अपनी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दो मुकदमों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोनों ही मुकदमे एक ही इशू को लेकर चले हैं। पहले केस का नाम है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2003 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और दूसरा जिले सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सेम हरियाणा से ही है, 2004 सुप्रीम कोर्ट। विवाद क्या उठा? विवाद उठा कि बहुत सारे राज्यों ने, क्योंकि अब देखिए देश का ये नेशनल इंटरेस्ट है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को पूरे देश में लागू किया जाए, और इसी को फेज वाइज अलग अलग राज्यों ने अपने अपने यहां लेजिस्लेशन के माध्यम से लागू करने की कोशिश की। हरियाणा में पंचायत राज एक्ट के अंतर्गत और म्युनिसिपल लॉ के अंतर्गत अमेंडमेंट किए गए, और 2 से अधिक बच्चों के, जिन भी लोगों के पास 2 से अधिक जीवित बच्चों वाली बच्चे हैं, उन्हें पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, पंच बनने से और म्युनिसिपल बोर्ड में मेंबर बनने से रोक दिया गया, उन्हें रोका गया, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। इसको लेकर के जावेद पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और जिले सिंह पहुंचते हैं 2004 सुप्रीम कोर्ट में, और तर्क देते हैं कि ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो हरियाणा की जो लेजिस्लेशन है, ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन करते हैं। मतलब आर्टिकल 14 क्या? आर्टिकल 14 कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और रूल, मतलब आप कहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब यहां पर आर्टिकल 14 क्लास, कह दीजिए कि एक क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 की विवेचना की है और उसको यह बताया कि अगर डिफरेंशिया, जो डिफरेंट क्लासेस बनाई जा रही हैं, अगर उसका एक रैशनल है, अगर उसके अंदर मतलब रैशनली आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसे मना नहीं किया गया है। मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशंस किए जा सकते हैं। इन्होंने चैलेंज किया आर्टिकल 19 के ग्राउंड पर, आर्टिकल 21 के ग्राउंड पर, और सबसे बड़ा ग्राउंड जो इस देश में हमेशा उठाया जाता है वो है कि हमारा रिलीजन जो है हमें 4 शादियों की अलाउ करता है, आर्टिकल 25 और 26 के ग्राउंड पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे ग्राउंड्स को कैसे कर्टेल किया है और क्या जजमेंट रखी है, इसी को लेकर आज का ये लेक्चर है। शुरू करते हैं जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड जिले सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इन दोनों केसेस में जो लेजिस्लेशन चैलेंज किए गए थे वो थे हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994, हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994, और साथ में हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973। इन दोनों ही एक्ट्स में प्रोविजंस थे कि ऐसे लोग जिनके 2 से ज्यादा जीवित बच्चे हैं वो बैन कर दिए जाएंगे, वो नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाएंगे सरपंच के रूप में, उप सरपंच के रूप में, मेंबर ऑफ म्युनिसिपल बॉडी के रूप में, या कहिए कि पंच बनने के लिए भी वो एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को चैलेंज किया गया था। यहां जो ग्राउंड्स उठाए गए थे वो उठाए गए थे कि वायलेशन है, ये वायलेशन है, किसका वायलेशन, कहां कहां? अंडर आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं। इसके बाद आइए आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आर्टिकल 25, 26 के वायलेशन है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का भी वायलेशन है, 19(1)(a) बोलने की आजादी का भी वायलेशन है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेशंस को वैलिड करार दिया, कहा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और पॉइंट वाइज अब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करना शुरू किया कि क्यों यह आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, क्यों 21 का नहीं है, 25, 26 का नहीं है, 19 की तो कोई बात उठती ही नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, क्लास के लेजिस्लेशन को आर्टिकल 14 मना करता है। इसका कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आप कोई कानून बना रहे हैं जिसमें कहते हैं कि केवल गोरे रंग वाले व्यक्तियों पर यह कानून लागू होगा, काले रंग वालों पर लागू नहीं होगा, तो वहां आप ऐसा क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं, या लंबे लोगों पे लागू होगा, छोटे लोगों पे लागू नहीं होगा। मींस आप जो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं उसका कोई रैशनल ग्राउंड नहीं है, आप बेमतलब के क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो वो लेजिस्लेशन मना किए जाते हैं। बट इट डज नॉट फॉरबिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन। फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन को आर्टिकल 14 मना नहीं करता।
सुप्रीम कोर्ट कहती है फॉर द पर्पज टू सेटिस्फाई द कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट ऑफ परमिसिबिलिटी टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। आर्टिकल 14 के अंतर्गत मतलब किसी भी जो आप लेजिस्लेशन क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल होने के लिए 2 टेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। पहली टेस्ट क्या है? क्लासिफिकेशन इज फाउंडेड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। पहली चीज क्या कहते हैं कि आप जो डिफरेंस 2 क्लासेस आप बना रहे हैं उनके बीच में जो अंतर है, उनके बीच में मतलब जो लोग उस क्लास में शामिल होते हैं और जो उस क्लास में शामिल नहीं होते हैं वो दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, वो दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। और नंबर 2, सच डिफरेंशिया हैज ए रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड बाय द लेजिस्लेशन। और इसका एक रैशनल कनेक्शन बनना चाहिए लेजिस्लेशन जिस ऑब्जेक्ट को पूरा करना चाहता है उसको लेकर। अब यहां पर आर्टिकल 14 के एनालिसिस की सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत राज एक्ट और म्युनिसिपल एक्ट को लेकर के। इन्होंने कहा कि यहां जो सेक्शंस बने हैं, जो लेजिस्लेशन बनाया गया है, वो 2 क्लास को बनाता है। पहली क्लास उन लोगों की जिनके पास 2 से कम बच्चे हैं, दूसरी क्लास उन लोगों की जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं। तो पहली बात तो निश्चित है कि पहला टेस्ट पूरा होता है कि डिफरेंशियल, यहां पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, दोनों ग्रुप्स बिल्कुल अलग अलग हैं। नंबर 2 की बात करते हैं कि जो डिफरेंशिया होनी चाहिए वो लेजिस्लेशन के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना चाहिए। तो यहां इन लेजिस्लेशंस का ऑब्जेक्ट क्या है? इनका नेशनल ऑब्जेक्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल करना। और भारत में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर इस तरीके से यही पॉपुलेशन की ग्रोथ को अगर हमने नहीं चेक किया तो आगे आने वाले दिनों में इसके भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहां जो लेजिस्लेशन पास की गई, ये दोनों ही लेजिस्लेशंस वैलिड है आर्टिकल 14 के ग्राउंड पर, क्योंकि यहां जो डिफरेंट क्लासेस बनाई गई हैं वो बिल्कुल एक रैशनल क्लासिफिकेशन है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। आर्टिकल 14 का कभी भी वायलेशन नहीं करता। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा, जावेद के जजमेंट में, कि इस पॉलिसी को पूरे देश में एक साथ लागू किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि कंट्री की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, अगर ये ज्यादा बेहतर है कि इन्हें फेज वाइज लागू किया जाए। तो बहुत सारे स्टेट्स अब धीरे धीरे अपने यहां पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को लेके आ रहे हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। उसको कहीं से भी वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। अब आइए, जो उन्होंने सेकंड ग्राउंड दिया, आर्टिकल 21 का वायलेशन। आर्टिकल 21 क्या कहता है? लाइफ और लिबर्टी की बात करता है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ और लिबर्टी पर ये दोनों एक्ट कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता आपको है कि आप 2 से कम बच्चे चाहते हैं या 2 से अधिक बच्चे चाहते हैं। लॉ ऐसा तो नहीं कह रहा है कि अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आपको जीने का अधिकार नहीं होगा, आपको पानी नहीं पीने को मिलेगा, आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। इस तरीके की तो कोई बात कह नहीं रहा है। लॉ सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं, अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं, तो आप अपने आप को सरपंच के रूप में, पंच के रूप में, उप पंच के रूप में, उप सरपंच के रूप में या म्युनिसिपल बॉडी में मेंबर के रूप में आप क्वालिफाई नहीं होंगे। इसके अलावा वो आपके लाइफ और लिबर्टी पर कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इंपोज करता, फ्रीडम आपके पास अवेलेबल है। तो आर्टिकल 21 का भी वायलेशन नहीं करता। अब आ जाइए आर्टिकल 25 और 26 को लेकर। मतलब यहां जावेद की ओर से यह तर्क दिया गया था कि मैं मुस्लिम हूं और हमें 4 शादियों की इजाजत है। अब अगर हम 4 शादी करेंगे तो 4 शादियों से बच्चे भी निश्चित होंगे। तो अगर ये बच्चे होंगे तो ये लॉ हमें जो है सरपंच बनने से, उप सरपंच बनने से, म्युनिसिपल बॉडी में मेंबर होने से रिस्ट्रिक्शन लगाता है और ये हमारे राइट टू रिलीजन का वायलेशन है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने इसका मतलब क्लियर किया कि आर्टिकल 25 और 26 का जो फंडामेंटल राइट मिलता है वो पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और हेल्थ के रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत मूव करता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम लॉ परमिट जरूर करता है, जो आपका अपना पर्सनल लॉ है वो परमिट करता है अप टू द 4 मैरिज। लेकिन अगर आप कायदे से सूरा नंबर 11 आयत नंबर 231, 232 को पढ़ लीजिए और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप नहीं दिखा पाए जिसमें यह बताया गया हो कि इस्लामिक लॉ यह कहता है कि मिनिमम 4 शादियां करनी ही होंगी। ऐसा लॉ नहीं है, वो आपको परमिट करता है। वो परमिशन किन्हीं और सर्कमस्टांसेस के कारण दी गई थी जिसका आज आप दुरुपयोग कर रहे हैं।
तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है जो 4 से कम शादियों को मना करता है या बच्चा न पैदा करने को मना करता है। मतलब चिल्ड्रन ना हो, इसको अगर कोई मना करने वाला कोई आपके पास रिलीजियस टेक्स्ट हो वो आप नहीं दिखा पाए। यदि किसी को, यहां सुप्रीम कोर्ट और डिस्कस करती है कि राइट टू रिलीजन को ही, कि यदि किसी को ज्यादा बच्चे चाहिए तो वो स्वतंत्र है, उसे कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा बच्चे चाहिए, अगर आप ज्यादा बच्चे चाहते हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आप सिर्फ इलेक्शन में आप इन पंच के रूप में, सरपंच के रूप में, उप सरपंच के रूप में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉडी, म्युनिसिपल बॉडी के मेंबर्स के रूप में आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। क्यों नहीं लड़ सकेंगे? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल एक नेशनल नीड है एंड इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ पोज्ड ए मीनास टू बी चेक। ये एक ऐसी समस्या पैदा हो रही है जिसे चेक करना बहुत जरूरी है। इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट टू चेक दिस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 को और साथ में हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973 को वैलिड कहा ये आर्टिकल 14 का, 21 का, 25, 26 का वायलेशन नहीं करते। 19(1)(a) का तो प्रश्न ही नहीं उठा। अब इसके बाद आते हैं जिले सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर एक जिले सिंह साहब पहुंच गए। पहला हो गया कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से आदमी पहुंचा, फिर एक हिंदू कम्युनिटी से आदमी पहुंच गया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने ढंग से जरा विस्तार से चीजों को डिस्कस किया। पहली चीज जो जिले सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कही कि कंटेस्ट एन इलेक्शन इज नाइदर ए फंडामेंटल राइट नॉर ए कॉमन लॉ राइट। चुनाव लड़ना यह न तो कोई मूलाधिकार है, न ही कॉमन लॉ के अंतर्गत दिया गया कोई राइट है। ये सीधा सीधा एक स्टेचूटरी राइट है। एक स्टेचूट के अंतर्गत आपको मिलता है जहां पर आपके लिए क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन भी बताई जाती हैं और वहां अगर लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन बना दी गई है कि 2 से अधिक अगर आपके जिंदा बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये बिल्कुल लेजिटिमेट ग्राउंड है, बिल्कुल लीगल है और ये डिस्क्वालिफिकेशन को आपको मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल यहां जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो रैशनल है, रीजनेबल है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा और डिस्कस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां हिंदू मैरिज एक्ट की भी विवेचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम हिंदू मैरिज को देखते थे 1976 के पहले, तो 1976 के जब हम पहले इन चीजों को देखते थे तो हम कहते थे कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, एक सैक्रामेंट है। क्यों? क्योंकि आप जो है शादी को रिपुडिएट नहीं कर सकते थे। लेकिन 1976 के अमेंडमेंट के बाद जब आपने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स को अलाउ कर दिया गया है तो अब हिंदू विवाह भी सैक्रामेंट तो रह नहीं गए हैं। अब इनका भी स्टेटस क्या है? एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का है। तो इस कारण से चाहे आप हिंदू लॉ के अंतर्गत देखिए, चाहे आप इस्लामिक लॉ के अंतर्गत देखिए, कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करना या 1 से ज्यादा शादियों का करना कंपलसरी है या बाइंडिंग है आपके ऊपर। इस तरीके की बात किसी भी जगह पे नहीं कही गई है। इसलिए इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख क्लियर किया कि नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। ये नीड ऑफ द आवर है और अगर इसे स्टेट गवर्नमेंट फेज वाइज भी कर रही है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। तो केस लॉ की अपनी सीरीज में आज जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और जिले सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में इतना ही। केस लॉ की अपनी अगले लेक्चर में किसी एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मुकदमे के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।